everyone, welcome to my channel Educating Dreamer. This is Farah Ehsan. So in today's video, we are going to study class 12 political science syllabus. Now moving forward to the very first chapter of our contemporary world politics, that is Cold War era. Now let us know what is contemporary. Contemporary means modern, and we are going to study about the modern world politics. हम हमारे देश के राजनीति पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। So आज हम पढ़ने वाले हैं कोल्ड वॉर एरा। कोल्ड वॉर itself is a war that means युद्ध, जिसमें आमने सामने दो कंट्रीज के बीच में लड़ाई नहीं हुई थी, इनडायरेक्टली इनके अलाइज के बीच में लड़ाई हुई थी, एंड इट वाज स्टार्टेड आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सो लड़ाई किनके बीच में थी, युद्ध किनके बीच में हुआ था? यूएसए दैट मीन्स अमेरिका एंड यूएसएसआर दैट इज सोवियत यूनियन। एंड ये जो युद्ध हो रहा था इन दो देशों के बीच में, ये जो वॉर हो रहा था इन दो कंट्रीज के बीच में, वो हो रहा था आइडियोलॉजी, पावर, डोमिनेंस एंड वेपन्स के लिए। दोनों देश जो हैं, जो दोनों कंट्री हैं, वो सुपर पावर बनना चाहती थी, एक दूसरे से आगे निकलना चाहती थी, एंड दस इनके बीच में कोल्ड वॉर हो रहा था। तो कोल्ड वॉर होने से पहले, ये शुरू होने से पहले हमारे देश में क्या हुआ था, फर्स्ट ऑफ ऑल हम वो जानते हैं। सो गाइस, कोल्ड वॉर स्टार्ट होने से पहले हमारी कंट्री में वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था, जिससे कि हमारी कंट्री में ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आया, यानी कि हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो पूरी तरह से डाउन हो गई, खत्म हो गई बिल्कुल भी। तो वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था 1914 टू 1918, राइट। एंड देन हमारी कंट्री जो है, हमारा देश जो है, इकोनॉमिक डिप्रेशन से गुजर ही रहा था, अर्थव्यवस्था बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, खाने पीने के लाले पड़ रहे थे हमारे देश में। और फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होता है फ्रॉम 1939 टू 1945। ये वर्ल्ड वॉर दो गैंग्स के बीच में हुआ था। वो था अलाइड फोर्सेस, जिसमें यूएसए, यूएसएसआर, फ्रांस एंड ब्रिटेन था, और दूसरा एक्सिस पावर्स, जिसमें जर्मनी, इटली एंड जापान था। तो इन दोनों गैंग्स के बीच में वर्ल्ड वॉर 2 हो रहा था। सो गाइस, आपको पता है जब कभी भी हमारे देश में युद्ध होता है तो हमारे देश में, हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा क्राइसिस होती है। वर्ल्ड वॉर होने के बाद हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा अर्थव्यवस्था हमारी खत्म हो चुकी थी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रहा था, एंड देन अगेन वर्ल्ड वॉर 2 होता है। तो आप समझ सकते हो कि उस टाइम में हमारा कंट्री, हमारे देश, हमारा जो वर्ल्ड है वो कितना ज्यादा बुरी स्थिति में चल रहा था, और हमें इकोनॉमिक डिप्रेशन से गुजरना पड़ रहा था फ्रॉम 1914 टू 1945। तो वर्ल्ड वॉर 2 जो है काफी टाइम से चल रहा था। इसको रोकने के लिए अमेरिका ने जापान की 2 सिटीज हिरोशिमा एंड नागासाकी में बॉम्ब गिरा दिया, एटॉम बॉम्ब्स। उसने कहा कि ये वर्ल्ड वॉर 2 जो है बहुत लंबा चल रहा है, इसे रोकने के लिए हमें कुछ तो करना होगा, एंड उन्होंने जापान की 2 सिटीज हिरोशिमा एंड नागासाकी में बॉम्ब्स गिरा दिए। तो जब अलाइड फोर्सेस ने, यानी कि अलाइड फोर्सेस में अमेरिका, यूएसएसआर, फ्रांस, ब्रिटेन आता है, याद रखिएगा, आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। तो जब अमेरिका ने जापान की 2 सिटीज हिरोशिमा एंड नागासाकी में बॉम्ब गिराया, तो ऑटोमेटिकली जो है अलाइड फोर्सेस की जीत हो जाती है और एक्सिस पावर्स हार जाता है, और एक्सिस पावर्स की इकोनॉमी भी बहुत ज्यादा अफेक्टेड हो जाती है, और ये बिल्कुल खत्म हो जाता है एक तरह से, आप समझो तो। अब हम देख रहे हैं कि ये जो है कोल्ड वॉर यूएसए और यूएसएसआर के बीच में हो रहा था, इन दोनों के बीच में आइडियोलॉजीज को लेके एंड सुपर पावर की होड़, सुपर पावर बनने की होड़ को लेकर इन दोनों के बीच में वॉर चल रहा था। जबकि आप देख सकते हो वर्ल्ड वॉर 2 तक ये जो थे एक साथ थे, अलाइड थे, एक दूसरे के गैंग्स एक साथ थे, यूएसए एंड यूएसएसआर। इनके बीच में वॉर शुरू हो गया। वो क्यों हुआ वो भी हम आगे जानेंगे, बट उससे पहले हम ये जानते हैं कि एक्सिस पावर की इकोनॉमी खत्म होने के साथ साथ फ्रांस और ब्रिटेन की इकोनॉमी भी अफेक्टेड हुई थी, उसकी इकोनॉमी भी खराब हो चुकी थी, खत्म हो चुकी थी। वो कैसे? बिकॉज ब्रिटेन जो है इंडिया पे रूल कर रहा था, तो एक तरह से ये हमारा कॉलोनियल पीरियड चल रहा था टिल 1947, जब तक हमें आज़ादी नहीं मिली थी। तो उस टाइम पीरियड को, जब ब्रिटेन इंडिया पर रूल कर रहा था, उसे हम कॉलोनियल टाइम पीरियड बोलेंगे। हम ब्रिटेन की कॉलोनीज थे। जैसे ही हमें 1947 में आज़ादी मिली, ब्रिटेन का हमारे ऊपर से शासन खत्म हो गया, रूल जो कर रहा था वो खत्म हो गया, उसकी सारी पावर खत्म हो चुकी थी, हमें आज़ादी मिल गई थी, हमें हमारा राइट्स मिल गया था, एंड ये था एंड ऑफ कॉलोनियल पीरियड। तो जैसे ही एंड ऑफ कॉलोनियल पीरियड हुआ 1947 में, ब्रिटेन और फ्रांस की भी इकोनॉमी जो है खत्म हो गई। तो यहाँ पे
लेकर। एंड हमारा वर्ल्ड बन गया बाइपोलर वर्ल्ड। बाइपोलर क्योंकि ये दो सुपर पावर कंट्री वर्ल्ड में रूल कर रही थी, इसलिए हम बोलेंगे बाइपोलर वर्ल्ड, जिसे हम हिंदी में दो ध्रुवीयता बोलते हैं। सो वर्ल्ड जो है दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, दो गैंग्स में डिवाइड हो गया था, या फिर आप कह सकते हैं दो अलाइज में डिवाइड हो गया था। तो दिस वाज द बैकग्राउंड कि कोल्ड वॉर शुरू होने से पहले हमारी कंट्री में, हमारे वर्ल्ड में क्या हो रहा था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, जिससे हमें ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन को झेलना पड़ा। देन 1939 से 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ। एक्सिस पावर पूरी तरीके से हार गया, खत्म हो गया, वहाँ की इकोनॉमी खत्म हो गई। साथ ही साथ ब्रिटेन और फ्रांस की इकोनॉमी भी 1947 के बाद से खत्म हो चुकी थी। उसके बाद से दो सुपर पावर कंट्री इमर्ज हुआ, दैट इज यूएसए एंड यूएसएसआर, एंड हमारा वर्ल्ड बाइपोलर वर्ल्ड बन गया। और इन दोनों कंट्रीज के बीच में स्टार्ट हुआ कॉम्पिटिशन, टेंशन, कॉन्फ्लिक्ट सुपर पावर कंट्री बनने के लिए। सो नाउ क्वेश्चन ये आता है कि अभी तक हमने देखा कि अलाइड फोर्सेस में ये दोनों कंट्रीज यूएसए और यूएसएसआर इकट्ठे थी, अलाइड थी, एक दूसरे के अलाइड मतलब एक दूसरे के साथ गैंग्स, एक गैंग में थी, एक पार्ट में थी, राइट। तो फिर ऐसा क्या हुआ जो यूएसए और यूएसएसआर के बीच में इतना ज़्यादा टेंशन हुआ और इतनी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगी और सुपर पावर बनने के चक्कर में एक दूसरे को कॉम्पिटिशन दे रहे थे। फर्स्ट रीजन इज कि यही लेफ्ट ओवर दो कंट्रीज बची थी सुपर पावर। कंट्रीज तो बहुत सारी थी, बट वो छोटी छोटी कंट्रीज थी। लाइक अमेरिका को टक्कर देने के लिए यूएसएसआर ही उसके सामने था, क्योंकि अमेरिका के पास स्ट्रॉन्ग मिलिट्री थी, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी थी, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा था अमेरिका के पास वेपन्स थे। यानी कि अमेरिका को टक्कर देने के लिए सिर्फ और सिर्फ यूएसएसआर, दैट इज सोवियत यूनियन, टक्कर में था। तो ऐसा क्या हुआ इनके बीच में, जो इनके बीच में सेपरेशन आया, ये एक गैंग से दो गैंग बन गए, इनका दो ब्लॉक हो गया, इनके अपने अलायंस बनने लगे। सो हम वो जानते हैं। ऑलराइट गाइस, सो कोल्ड वॉर यूएसए और यूएसएसआर के बीच में क्यों हुआ? तो आपके बुक में सबसे पहला टॉपिक क्यूबा मिसाइल क्राइसिस दिया होगा, क्यूबा मिसाइल संकट, तो उसके बारे में हम पहले जान लेते हैं। पहला आपका टॉपिक है क्यूबा मिसाइल क्राइसिस। सो क्यूबा क्यूबन वर्ड से लिया गया है, क्यूबा विच इज एन आइलैंड नेशन, और ये यूएसए के नीचे क्यूबा आता है। यूएसए के जैसे कि अगर ये हमारा मैप है तो यहाँ पे इंडिया है, राइट, ये इंडिया का मैप है, एंड हम देखते हैं कि इंडिया के नीचे जो है श्रीलंका आता है, राइट। तो आपको पता है कि ये इंडिया है, इंडिया का मैप है, और हम जानते हैं कि इंडिया के जस्ट नीचे अगर आप चले जाओ तो यहाँ पे श्रीलंका आता है। सिमिलरली यूएसए के नीचे भी उसी तरह से क्यूबा आता है, जैसे इंडिया के नीचे में श्रीलंका है। 1961 में अमेरिका के प्रेसिडेंट फिडेल कैस्ट्रो थे और यूएसएसआर के प्रेसिडेंट निकिता क्रुश्चेव, राइट, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अप्रैल 1961 में यूएसएसआर के जो लीडर्स थे और वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे निकिता क्रुश्चेव, उनको ये डर लगने लगा था कि अमेरिका जो है क्यूबा पर अटैक ना कर दे या फिर क्यूबा को अपने कब्जे में ना कर ले। तो एज अ रिजल्ट इन्होंने क्या करा, क्यूबा को बना दिया मिलिट्री बेस, विच मीन्स क्यूबा पे इन्होंने बहुत सारे मिसाइल्स फिट कर दिए थे। मिलिट्री बेस का मतलब होता है जहाँ पे बहुत सारे मिसाइल्स को फिट कर दिया जाता है। तो अमेरिका के अटैक के डर से इन्होंने क्यूबा को मिलिट्री बेस में कन्वर्ट कर दिया। सो अप्रैल 1961 में इनको ऐसा डर लगने लगा कि अमेरिका कहीं क्यूबा पे अटैक न कर ले, और इस एज अ रिजल्ट इन्होंने अप्रैल 1962, ओके, ये याद रखिएगा, क्यूबा को मिलिट्री बेस में कन्वर्ट कर दिया, वहां पे एटॉमिक मिसाइल्स फिट कर दिए थे। अमेरिका को ये चीज पता नहीं थी। अमेरिका को ये बात आफ्टर 3 वीक्स यानी 3 सप्ताह के बाद अमेरिका को इस चीज के बारे में पता लगता है कि क्यूबा पे यूएसएसआर ने मिलिट्री मिसाइल्स मिलिट्री बेस में कन्वर्ट कर दिया है, एटॉमिक मिसाइल्स वहां पे फिट कर दिए हैं। और ये सिनेरियो बना था हॉट पॉइंट बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर, और यही से इनका जो है टेंशन या फिर कॉन्फ्लिक्ट या कंपटीशन स्टार्ट होता है, क्योंकि ये दो अलाइ थे, ये एक दूसरे के साथ थे, एक गैंग में थे, और अब यहाँ पे यूएसएसआर को अमेरिका पे ट्रस्ट नहीं था। उन्हें लगा कि वो अटैक कर देगा क्यूबा के ऊपर और क्यूबा को अपना पार्ट बना लेगा, और इस वजह से क्यूबा को उसने मिलिट्री बेस में कन्वर्ट कर दिया था, और यही हॉट पॉइंट था। यहाँ से इनके बीच में जो है कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गए थे। तो 1962 में
लगा, वो भी सोचने लगा कि अगर हम मिसाइल्स नहीं हटाएंगे तो माइट बी वर्ल्ड वॉर 3 होने का चांसेस है, वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है। तो यूएसएसआर ने दिमाग से काम लिया, उसने वहां से मिसाइल्स हटा दिए। अमेरिका के मैसेज मिलने के बाद रशिया ने, यूएसएसआर ने सोचा और फिर उसने वहां से मिसाइल हटा दिए ताकि वर्ल्ड वॉर 3 होने के चांसेस खत्म हो जाए। एंड दिस इज नोन एज क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। और यहीं से ये क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जो था वो हॉट पॉइंट था बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस वाज द इम्पोर्टेंट सिनेरियो ऑफ कोल्ड वॉर। तो गाइस हमने जान लिया कि कोल्ड वॉर शुरू होने से पहले हमारी कंट्री में, हमारे वर्ल्ड में क्या हो रहा था, एंड देन कोल्ड वॉर जो दो सुपर पावर कंट्री दैट मीन्स यूएसए एंड यूएसएसआर के बीच में जो हो रहा था वो क्यों हुआ, क्यों, हॉट पॉइंट क्या था इसके शुरू होने का, दैट वाज क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, क्यूबन मिसाइल संकट। अब हम जानेंगे कि कोल्ड वॉर क्या है। कोल्ड वॉर हम जानते हैं इट वाज कॉन्फ्लिक्ट, टेंशन एंड कंपटीशन बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर टू बिकम अ सुपर पावर कंट्री। दूसरा रीजन था आइडियोलॉजी, इन्हें अपनी आइडियोलॉजी को वाइड करना था, पूरे कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में अपनी अपनी आइडियोलॉजीज को फैलाना था। तो उस चीज को लेके भी इनके बीच में बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था। अमेरिका की आइडियोलॉजी थी कैपिटलिज्म और यूएसएसआर की यानी कि सोवियत यूनियन की आइडियोलॉजी थी कम्युनिज्म। कैपिटलिज्म का मतलब होता है प्राइवेट ओनरशिप एंड कम्युनिज्म का मतलब होता है गवर्नमेंट ओन स्टेट। दैट मीन्स कि प्राइवेट ओनरशिप जहाँ पे आपका अपना खुद का बिजनेस होगा, सब कुछ प्राइवेट होगा, यहाँ पे गवर्नमेंट का, सरकार का किसी भी तरीके से कोई भी इंटरवेंशन नहीं होगा, किसी भी तरह के कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा। Whereas कम्युनिज्म आइडियोलॉजी दैट मीन्स गवर्नमेंट ओन स्टेट, जहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होगा, हर चीज में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होगा, जहाँ पे आप बोल सकते हो इक्वालिटी दिखेगी, जहाँ पे आप बोल सकते हो फेयरनेस दिखेगा। सो अकॉर्डिंग टू योर बुक, अलाइड फोर्सेस और एक्सिस पावर के बीच में लड़ाई हुई, युद्ध हुआ और फिर वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो गया। बट देखो सिर्फ इनके बीच में ही लड़ाई नहीं चल रही थी, इसके अलावा भी कंट्रीज लाइक साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जैसे कि हमारा इंडिया आ गया, देन चाइना, देन बर्मा, ये सारी कंट्रीज भी इन्वॉल्व थी। जापान में एटॉमिक बॉम्ब गिरा के वर्ल्ड वॉर 2 खत्म कर दिया, जिससे जापान की कंडीशन वर्स्ट हो गई थी। वहाँ पर अगर अब भी आप देखो तो डिसेबल्ड लोग जन्म लेते हैं, इतना ज़्यादा एटॉमिक बॉम्ब से अफेक्टेड है वो एरिया। सो नाउ क्वेश्चन इज व्हाट वाज द नीड ऑफ सच थिंग्स। अमेरिका को जापान में एटॉमिक बॉम्ब्स गिराना ज़रूरी क्यों था? कुछ लोग इसको सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग इसके अगेंस्ट है। देखो हर एक चीज़ का नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट होता है, हर एक चीज़ को, हर एक टॉपिक को लोग फेवर करते हैं, कुछ लोग अगेंस्ट, किसी चीज़ का क्रिटिक्स आता है, कुछ फेवर्स आते हैं। सो इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि क्रिटिक्स आप बता दो कि जो अमेरिका ने बॉम्ब गिराया था जापान में, तो उसकी क्रिटिक्स आप बताओ, या फेवर अगर आप कर रहे हो तो उसके बारे में बताओ। तो काइंड ऑफ ट्विस्टेड, टर्न एंड ट्विस्टेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्रिटिक्स जानते हैं। सबसे पहला क्रिटिक्स दैट मीन्स अगेंस्ट, जो इसके अगेंस्ट थे। तो सबसे पहला क्रिटिक्स है दैट इट वाज अननेसेसरी बॉम्बिंग, व्हिच मीन्स कि जो लोग हैं, जो क्रिटिक्स जो अगेंस्ट है, वो बोल रहे थे कि अननेसेसरी, जरूरत नहीं थी जापान में एटॉमिक बॉम्ब्स गिराने का, क्योंकि एक्सिस पावर जो थी वो वैसे भी हार रही थी, इनफैक्ट हार चुकी थी और जापान जो था सरेंडर करने वाला था। तो बॉम्ब गिराना वाज नॉट नेसेसरी, जरूरत नहीं थी बॉम्ब गिराने की, राइट। दूसरी चीज, अमेरिका वांटेड यूएसएसआर टू स्टॉप गेनिंग मिलिट्री बेसिस, व्हिच मींस अमेरिका जो है यूएसएसआर को आगे बढ़ना देखना नहीं चाह रहा था। वो नहीं चाहता था कि मिलिट्री बेसिस स्ट्रॉन्ग हो यूएसएसआर की और ये मुझसे आगे निकल जाए। दूसरी चीज, अमेरिका अपना पावर दिखाना चाहता था बाकी सारे कंट्रीज को कि देखो मैं कितना पावरफुल हूँ, मेरे से अगर पंगा लोगे आपकी कंट्रीज पे भी बॉम्ब्स गिरा सकता हूँ। सो ये सारे क्रिटिक्स थे। तो फेवर में जो सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज को, वो बस उनका बस एक ही पॉइंट था कि अमेरिका हैड टू डू दिस, अमेरिका के पास कोई ऑप्शन नहीं था। वर्ल्ड वॉर इतना लंबा जा रहा था कि अमेरिका को कुछ से कुछ करके रोकना था वर्ल्ड वॉर, एंड इसलिए अमेरिका ने जापान में बॉम्ब्स गिरा के वर्ल्ड वॉर 2 को रोक दिया। सो दिस वेर द क्रिटिक और फेवर का पॉइंट। नाउ क्वेश्चन आता है दैट व्हाट इज कोल्ड वॉर। इसका डेफिनेशन आपको मेरे इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा। आपको जो भी नोट्स वगैरह होंगे, इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह आपको मेरे इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है एजुकेटिंग ड्रीमर, सो आप वहाँ जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं, वhere आपको मोटिवेशनल क्यूज एंड वीडियोस मिलेंगे। ऑल्सो आपको पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड
इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड क्वेरीज भी मिल जाएंगे। सो कोल्ड वॉर डेफिनेशन मैं आपको एक बार बता देती हूँ, आप नोट डाउन कर लो। Cold War was an outcome of the World War II and the emergence of two superpower countries, USA and USSR. Also, it was a rivalry between these two countries and world became bipolar. So ये short and short definition है, या फिर आप बोल सकते हो कि Cold War को समझने के लिए ये short note है जिससे आप समझ सकते हो कि Cold War है क्या वाकई में। अब जो है क्योंकि इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट टेंशन स्टार्ट हो चुके थे और क्यूबा मिसाइल क्राइसिस के टाइम में हमने देखा था कि इन्होंने जो मिसाइल्स फिट किए थे क्यूबा में यूएसएसआर ने, और जिस वजह से एक सीरियस मैसेज या फिर एक तरह से बोल सकते हो कि अमेरिका ने धमकी दिया था यूएसएसआर को कि वर्ल्ड वॉर 3 होने का भी चांसेस है। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद, इन सारे सीन्स के बाद इन्होंने एक दूसरे के साथ डेटरेंस रिलेशनशिप बना लिया था। डेटरेंस रिलेशनशिप का मतलब होता है बचाव का तर्क, यानी अपने आप को बचा के रखना, अपनी जान बचाने के लिए नो अटैक। अगर मैंने अटैक किया उस पर तो वो भी रिटेलिएट करेगा, वो भी मुझे मेरे ऊपर अटैक करेगा, मेरी कंट्री के ऊपर बॉम्ब्स गिराएगा। तो हमें एक डेटरेंस रिलेशनशिप बना के रखना है, हमें एक दूसरे से बच के रहना है। ना मुझे आपसे पंगा लेना है, ना मुझे आपके कंट्री में बॉम्ब्स गिराने हैं, ना आपको मेरे। बहुत ही म्यूचुअल वे में हमें एक दूसरे के साथ रहना है। एंड दिस इज व्हाई वी कॉल्ड इट कोल्ड वॉर, व्हिच इज वेरी गुड। वो बहुत ही अच्छा था। अगर ये हॉट वॉर बनता, अगर ये आपस में आकर सामने से एक दूसरे से लड़ाई करते तो शायद हमारी कंट्री में वर्ल्ड वॉर 3 हो जाता। सो या वी वर टॉकिंग अबाउट द डिफरेंस रिलेशनशिप बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर। एक दूसरे पर अटैक करना, एक दूसरे के ऊपर बॉम्ब गिराना, एक दूसरी कंट्री को खत्म करना, वहां से हमारा कोई प्रॉफिट नहीं है। प्रॉफिट इसलिए नहीं है क्योंकि रिटेलिएशन हो रहा है। अगर मैं आपको नुकसान पहुंचाऊंगी तो सामने वाला भी मुझे नुकसान पहुंचाएगा, तो इसमें मेरा क्या फायदा, मेरा क्या प्रॉफिट। सो इसलिए इन लोगों ने एक दूसरे के साथ डेटरेंस रिलेशनशिप बना लिया था, बचाव का तर्क। ना मैं आपको अटैक करूंगा, ना आप मेरे को अटैक करो, और इसलिए ये जो कंटिन्यू चला, यही वजह थी जो ये कोल्ड वॉर ही रह गया, हॉट वॉर नहीं बना। सो डेटरेंस रिलेशनशिप, इट इज अ सिचुएशन इन विच बोथ द साइड्स have capability or capacity to attack each other, but they do not do so because they cannot afford to retaliate. अब जब इन दो कंट्रीज यूएसए और यूएसएसआर के बीच डिफरेंस रिलेशनशिप हो चुका था, तो अब इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि ये बहुत ही रैशनल तरीके से काम करे, या फिर आगे जो भी चीज़ या जो भी डिसीजन लेते हैं वो बहुत ही रैशनल तरीके से ले। रैशनल का मतलब हो गया तर्क संगत, यानी कोई भी चीज़ अगर हम या कोई भी स्टेप अगर हम ले रहे हैं तो उसमें लॉजिक होना चाहिए, वो ज़रूरी है या ज़रूरत है उस चीज़ की तो ही हम करें। दिस वॉज द पार्ट ऑफ कोल्ड वॉर। तो हमने कंप्लीट किया है, बैकग्राउंड हमने जाना है कोल्ड वॉर स्टार्ट होने का, देन कोल्ड वॉर क्यों हुआ यूएसएसआर और यूएसए के बीच में, वो हमने जाना है फ्रॉम क्यूबा मिसाइल क्राइसिस, विच इज़ क्लियर। एंड नाउ हमने कोल्ड वॉर भी जान लिया है कि कोल्ड वॉर जो है वो क्यों शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ और किन मुद्दों को लेके शुरू हुआ। बेसिकली इट वाज कॉन्फ्लिक्ट और इट वाज टेंशन बिकॉज ऑफ द आइडियोलॉजीज। ये अपनी अपनी आइडियोलॉजीज को वाइड करना चाहते थे, ये अपनी अपनी आइडियोलॉजीज को पूरे वर्ल्ड में फैलाना चाहते थे। और सुपर पावर कंट्री, स्पेशली द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सुपर पावर कंट्री बनने की चक्कर में ये एक दूसरे को कंपटीशन दे रहे थे, और ऐसा था कि मैं आगे बढ़ूंगा, मैं सुपर पावर कंट्री बनूंगा, और यूएसएसआर का था कि मैं बनूंगा। तो इस होड़ में इन दोनों के बीच में जो है सेपरेशन हुआ। क्यूबा मिसाइल क्राइसिस में ट्रस्ट नहीं रहा, उस वजह से इनके बीच जो है वो क्यूबा मिसाइल क्राइसिस हॉट पॉइंट बन गया, इनके बीच के सेपरेशन का, कंपटीशन का, कॉन्फ्लिक्ट का।